हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्त, जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि मेरा वर्तमान में जो इसमें प्रैक्टिस जो करवाया जा रहा है यूथ पब्लिकेशन से करवाया जा रहा है। यूथ पब्लिकेशन में देखिएगा LPCBT 2 के नाम से जो बुक आया है उसी का एनालिसिस करवा रहे हैं। इसमें अगर बात करेगा तो इसमें दो दिया है, एक बेसिक साइंस दिया है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया है। तो बेसिक साइंस में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर में अगर बात करेगा तो पहला वर्क पावर एनर्जी था, वर्क पावर एनर्जी। दूसरा का अगर बात करिएगा तो दूसरा चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्थ। और तीसरा चैप्टर का अगर बात करेगा तो तीसरा जो है हीट एंड टेम्परेचर है, हीट एंड टेम्परेचर है। और आज का जो चौथा चैप्टर हम लेके जो आए हैं वो चौथा चैप्टर लेके आए हैं सिंपल मशीन, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन या लीवर। इससे बहुत ज़्यादा पिछले बार 2019 में न्यूमेरिकल भी बना है, उसमें देखेंगे। और इसी के साथ अगला भी चैप्टर हम सिंपल मशीन के बाद हम मास, वेट एंड वेलोसिटी उठाएंगे। तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं देखें पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले हम इसका रुकमनी पब्लिकेशन का अगर बात करेगा तो रुकमनी पब्लिकेशन का जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक था उसका भी हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस करवाए हैं। तो वहाँ से भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वर्तमान में आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा यूथ पब्लिकेशन का, जिसमें आप पता है कि 3 चैप्टर जब हम कंप्लीट कर लिए हैं तो अप्रैल माह आपको 1 मंथ पूरी तरह से टाइम इसमें करने का मिलेगा। तो 1 मंथ में आपको हम सारा सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या बेसिक साइंस हो यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF के माध्यम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का देखिएगा पहला प्रश्न में सिंपल मशीन का देखेंगे तो इसमें थोड़ा बेसिक अगर कंसेप्ट होगा तो और समझने में आसानी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा परेशानी करता है। और इसमें परेशानी जो करता है वो न्यूमेरिकल करता है, देखिएगा। और फर्स्ट में न्यूमेरिकल ही मिला है। और इसमें कुछ बेसिक बात भी हम बता देते हैं आपको। देखिएगा कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिएगा। अगर लीवर का अगर बात करिएगा तो इसको 3 श्रेणी में रखा गया है। 3 श्रेणी में 1, 2 और 3 है, ठीक है। एक होता है प्रथम उत्तोलक, एक प्रथम उत्तोलक, और एक होता है द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, और एक होता है तृतीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। अब प्रथम उत्तोलक अगर बात करेगा तो एक ट्रिक याद रखेगा, FLE, FLE। एफ हो गया फलक्रम, एल हो गया लोड और ई हो गया इफर्ट। जो बीच में आएगा वही श्रेणी कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट में फलक्रम है तो फलक्रम अगर बीच में आ गया तो इसका अगर हम बनाएंगे, अगर फलक्रम बीच में आ गया, फलक्रम एफ बीच में आ गया तो बाद बाकी 2 को कहीं भी रख सकते हैं, एल यहाँ भी रख सकते हैं और ई यहाँ रख दिए। तो इस हिसाब से जब आएगा तो प्रथम श्रेणी की उत्तोलक कहलाएगा। इसी के साथ अगर द्वितीय श्रेणी का अगर बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में अगर करिएगा तो लोड को बीच में रखना होगा। तो ये बताइए कि लोड जब बीच में रहेगा तो बाद बाकी कहीं भी रख दीजिए, तो एफ ही कहीं भी रख दिए तो लोड बीच में चला आता है तो ये द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक कहलाता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक अगर बात करते हैं तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वो बीच में कौन सा आता है तो इफर्ट आता है, बीच में कौन सा आता है इफर्ट आता है। और बाद बाकी एफ और एल कहीं भी रख दीजिए तो ये हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ से समझिएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता हो, जैसे तराजू से बनता है, सड़सी से बनता है, नील कटर से बनता है और कैंची से बनता है, इसी तरीक़ा से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का अगर हम बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी में अगर बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न जो बनता है कि द्वितीय श्रेणी में एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी होता है, एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी हो गया। दूसरा बोलेगा कि खैनी काटने का मशीन कौन सा उत्तोलक हो गया तो द्वितीय श्रेणी में चला जाएगा। उसी तरीके से श्रोता पूछेगा कि श्रोता किस में जाता है तो श्रोता भी द्वितीय श्रेणी में चला जाता है। तृतीय श्रेणी का अगर बात करेगा तो तृतीय श्रेणी होता है जो मनुष्य का हाथ हो गया। उसी तरीके से स्टेपलर हो गया, स्टेपलर हो गया।
चिमटा हो गया, तो चिमटा हो गया जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो आप अभी सिंपल ये समझिए कि 3 उत्तोलक में हम बताए थे कि पहला ट्रिक याद रखिएगा FLE, अगर फलक्रम बीच में आ रहा है तो प्रथम उत्तोलक हो गया, लोड बीच में आ रहा है तो द्वितीय उत्तोलक हो गया, और इफर्ट बीच में आ गया तो तृतीय उत्तोलक हो गया। इस फार्मूला के माध्यम से आप बहुत आसानी से आप श्रेणी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लीवर है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। ठीक है, इसके आगे अगर बात करेगा तो कुछ फार्मूला के रिलेटेड जहाँ बनता है, अगर मानते हैं कि प्रथम श्रेणी को उत्तोलक अगर हम लेंगे तो बीच में आता है फलक्रम, ये हो गया बीच में फलक्रम, और ये बताइए कि यहाँ हम लोड ले लिए और यहाँ इफर्ट ले लिए, यहाँ लोड और यहाँ इफर्ट ले लिए। अब ये बताए कि कोई भी कंसीडर जो करेंगे तो फलक्रम से करेंगे, अगर फलक्रम से लोड के कर रहे हैं तो ये बताइए कि ये हो गया भारभुजा, और ये इफर्ट हो गया तो ये हो गया प्रयास। तो हम कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल या यांत्रिक लाभ जो बनता है, यांत्रिक जो लाभ का फॉर्मूला होता है कि यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, तो भार गुने भार भुजा होता है, भार गुने भार भुजा, भार भुजा बराबर यास गुने यास भुजा, यास गुने यास भुजा होता है, यास भुजा होता है। इसको सिंपल में हम कह सकते हैं कि भार को हम लोड लिख लेंगे, भार को लोड हो गया, और ये बताइए कि भुजा हो गया तो भार गुने भार भुजा हो गया। ये बताइए कि यहाँ हम ई दे देंगे। इसी तरीका से आयास को भी हम क्या लिखेंगे, तो भार गुने भार भुजा हो गया, एक सेकंड, भार गुने भार भुजा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि भार गुने भार भुजा बटा यास गुने यास भुजा हुआ, भार गुने भार भुजा बटा यास गुने यास भुजा हो गया। अब इसी को शॉर्ट में अगर हमको लिखना रहेगा समझने के लिए, तो यहाँ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर यांत्रिक लाभ अगर मैकेनिकल बोलेंगे कि ए में ए जो होगा वो क्या होगा, तो FE बटा FL होगा। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं LE हो गया। अब समझिएगा, ये भार भुजा बटा अयास भुजा बटा भार भुजा हो गया, और यहाँ भार बटा यास हो गया। समझिएगा, अब ये बताइए कि FE जो हो गया वो देखिएगा कि यहाँ FE हो गया। ठीक है, और नीचे FL है तो यहाँ FL हो गया। तो ये बताइए कि ई कहला गया कौन सा, तो भार भुजा हम कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यास भुजा बोलेंगे। ये हो गया यास भुजा हो गया, और ये हो गया भार भुजा। उसी तरीका से ये हो गया भार और ये हो गया अयास। तो सिंपल याद रखना कि यांत्रिक लाभ जो होता है वो भार गुने भार भुजा होता है, और बराबर यास गुने यास भुजा हो गया। तो यहाँ से हम सिंपल कर दे सकते हैं इसको कि जो सिंपल फार्मूला बनेगा कि भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा, यास भुजा। अब ये बताइए कि यहाँ आयास गुने यास भुजा, तो यास जब इन्हें आएगा तो हम एक फार्मूला बना सकते हैं यहाँ से कि भार बटा आयास आ गया, भार बटा अयास हो गया। इसी तरीका से बताइए कि यहाँ क्या बचा, था अयास भुजा बचा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यास भुजा और बटा क्या लिखेंगे, तो भार भुजा लिखेंगे, भार भुजा। और ये दोनों बराबर किसका हो जाएगा, तो यांत्रिक लाभ के बराबर हो जाएगा। ये दोनों किसका बराबर हो जाएगा, तो यांत्रिक लाभ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल ये फार्मूला याद रखेगा। दूसरा फार्मूला का अगर बात करेगा तो दूसरा फार्मूला जो बनता है वो बनता है दक्षता के माध्यम से। कि बताइए कि दक्षता बराबर क्या होता है, तो अगर दक्षता का अगर पूछेगा तो दक्षता बराबर जो फार्मूला होता है, अगर दक्षता का अगर हम बात करते हैं कि दक्षता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दक्षता बराबर फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ वटा वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात होता है। तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है दक्षता बराबर। दूसरा फार्मूला यहाँ बनता है कि बताइए वेग अनुपात क्या होता है, वेग अनुपात का अगर पूछेगा कि वेग अनुपात बराबर क्या होता है, तो वेग अनुपात होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और बट्टा भार द्वारा चली गई दूरी। तो इतना फार्मूला याद रखेगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन में आएगा वहाँ हम समझाते जाएंगे। यहाँ याद रखेगा भार गुने भार भुजा बराबर यास गुने यास भुजा, और दक्षता बराबर याद रखेगा यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। और वेग अनुपात का जो फार्मूला बनता है वो कौन सा बनता है, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा चली गई दूरी। बाद बाकी आप अगर कंसेप्ट पढ़े होंगे या ये सिलेबस सिंपल मशीन पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न के माध्यम से समझ जाइएगा। अब चलिए सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि 30 kg, अगर हम बात करते हैं कि 30 kg और 15 kg वजन वाले दो बच्चे हैं जो झूले मतलब सीसो पर
शीशों के एक तरफ अलंब से क्रमशः 1 मीटर है और दूसरी तरफ 1.2 मीटर है की दूरी पर बैठा है। एम केजी के एक लड़का झूले के दूसरी तरफ अलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है तो झूला संतुलन की अवस्था में एम का मान ज्ञात करना है। सिंपल कहा गया है कि 30 केजी के एक लड़का और एक 15 केजी का वजन वाले 2 बच्चे हैं जो झूले सी100 के एक तरफ अलंब से, अगर अलंब का बात करें जब फलक्रम हो गया, अलंब का इंग्लिश क्या होता है तो अलंब का मतलब हो गया फलक्रम, फलक्रम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। एम केजी का एक लड़का झूले सी100 के दूसरी तरफ अलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है तो झूले की संतुलन अवस्था में है तो एम का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से थोड़ा सिंपल समझिएगा, स्पेस हम लेंगे, देखिएगा जिसे प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। जिसे हम अगर मानते हैं कि ये हम एक ले लिए शीशों का, अगर यहाँ से हम शीशो ले लेते हैं कि ये एक शीशो है, ठीक है, एक झूला है और यहाँ हम फलक्रम मान लेते हैं, समझिएगा ये हो गया फलक्रम, ठीक है, ये हो गया अलंब। अब अलंब के एक साइड जो बैठाया गया है, एक साइड में एक 15 केजी और एक 30 केजी। ये बताइए पहला लड़का जो बैठा है वो कितना केजी का बैठा है तो 30 केजी का बैठा है और दूसरा लड़का कितना केजी का बैठा है तो दूसरा लड़का है जो 15 केजी का बैठा है, ठीक है। फिर बोला है कि पहला लड़का है जो 1 मीटर की दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक जो दूरी होगा अलंब से, ये हो गया फलक्रम, ये फलक्रम से जो दूरी होगा कितना होगा तो 1 मीटर होगा, ये हो गया 1 मीटर हो गया। अगर बात करेगा यहाँ से फलक्रम से यहाँ पूरा दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कितना है तो 1.2 मीटर का दूरी है, ठीक है, 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है 15 केजी का लड़का। दूसरी तरफ से बोला है कि दूसरी तरफ अलंब से दूसरी तरफ एम द्रव्यमान की एक लड़का है, एम द्रव्यमान का, और ये भी बैठा हुआ है 1.2 मीटर की दूरी पर, किससे तो फलक्रम से। समझ गए होंगे। अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, जिसे ये बताइए कि ये हम क्या बनाएं, तो यहाँ हम बनाए हैं फलक्रम। क्या बनाए? फलक्रम। अब बोला गया है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले 2 बच्चे झूले के एक तरफ अलंब से क्रमशः 1 मीटर, तो देखिए अलंब से 1 मीटर पर कौन सा हो गया तो 1 हो गया जो 30 केजी का लड़का है, और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे एम केजी का एक लड़का झूले पर, अच्छा 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे दूसरा लड़का है, तो 15 केजी वाला कितना है तो 1.2 मीटर की दूरी पर कौन सा हो गया तो 15 केजी का लड़का हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ एम केजी का लड़का है जो 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, और इसमें बोला गया है कि जो झूला है वो संतुलन में है। तो संतुलन में निकालने के लिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, बल अघूर्ण बराबर, बल अघूर्ण बराबर, तो बल अघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल अघूर्ण का फार्मूला होता है जो बल गुने बलबाहु होता है, बल अगुने बलबाहु होता है, बल गुने बलबाहु होता है, बलबाहु होता है। अब कुछ न करना है, दोनों देने बैलेंस कर देना है। अब बल निकालने के लिए क्या करिएगा कि ये बताइए कि 15 केजी का बल निकालना रहेगा, तो बल बराबर आपको पता है कि भार, बल या भार बराबर होता है। तो ये बताइए कि अगर वेट या बल निकालना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, mg कर देंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण कर देंगे या गुरुत्वीय त्वरण कर देंगे। अब ये बताइए गुरुत्वीय त्वरण करेंगे तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान मेरा कितना है तो 15 है, द्रव्यमान कितना है तो 15 है, स्पेस नहीं जगह। अच्छा देखिएगा, यहीं समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये बताइए कि पहला इक्वेशन अगर हम लेंगे कि बल गुने बलवा हो, तो ये बताइए 15 हो गया, तो 15 तो द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान हम ले लिए 15, द्रव्यमान कितना हो गया 15। ये बताइए 15 द्रव्यमान हो गया और हमको लेना क्या चाहिए तो बल लेना है, तो बल, तो इसको जी से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बल हो गया। और बल गुने बलबाहु लेंगे तो बल गुने बलबाहु इसका कितना है तो इसका पूरा दिया गया है 1.2, तो 1.2 ले लिए, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब 30 केजी का लेंगे तो 30 गुने जी लेंगे, 30 गुने जी ले लिए, और गुना टाइम अति लंबाई कितना दिया है तो लंबाई 1 दिया है। अब इसको हम बराबर कर देंगे, और उन्हें कितना द्रव्यमान दिया है तो m दिया है, और m गुने जी कर दिए तो बल लग गया, और ये बताइए कितना दिया है तो 1.2 दिया है। अब कुछ नहीं करना, इसी को कैलकुलेशन करना है। अब ये बताइए कि अगर हम g कॉमन लेंगे यहाँ से, तो g से g इस तरफ भी कट जाएगा, ई जी हो गया और ई जी हो गया, इसी तरीके से यहाँ से ई भी जी कट गया, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए हम यहीं काट ले रहे हैं। अब ये बताइए कि 15 और 12 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये बताइए ई कितना आ जाएगा तो यहाँ 30 आ जाएगा, और इस तरफ अगर हम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.2 m आ जाएगा,
ठीक है। तो ये बताइए 30 और 18 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 30 और 18 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 48 बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, साइड में हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ समझ जाइएगा, फिर हम रिपीट कर देंगे। यहाँ समझिएगा, ये बताइए कि 48 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 48 बराबर हम लिखेंगे कितना, तो 1.2 m, तो m लिखेंगे, और बटा कितना लिखेंगे, तो 1.2 लिखेंगे। अब ये बताइए पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर जाएगा 0 और बर्चा को 48 हो जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ से ही कटेगा तो m का वैल्यू कितना आ गया, तो m का वैल्यू आ गया 40। कुछ न करना है, जो हम समझाएं यहाँ वही करके इसको सिंपल आप क्या कर देना है, तो सोल्यूशन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और इसको सोल्यूशन करने के बाद आपको एम का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 40 kg मिलेगा। एक रफली फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होता है, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि ये शीशो था और यहाँ ये क्या था, फलक्रम था, ठीक है। ये बताइए कि यहाँ अगर हम बात करेगा तो यहाँ 30 kg का लड़का था और यहाँ 15 kg। 30 kg के बीच में यहाँ दिया था 1 मीटर और यहाँ दिया था कितना, तो 1.2 मीटर। इसी तरीक़ा से यहाँ जो एक लड़का खड़े बैठा हुआ था एम द्रव्यमान का, वो कितना था, 1.2 है। अब ये बताइए बल गुने बलबाहु हम बताए थे, तो बल कितना हो जाएगा, तो 15 गुने जी हो जाएगा। 15 गुने जी बल हो गया। और ये बताइए दूरी कितना है, तो 1.2 है। उसी तरीक़ा से दूसरा का अगर बात करेगा तो 30 गुने जी हो गया। और ये बताइए दूरी कितना है, तो 1 मीटर है। और इसी का बराबर करिएगा, इसी को बराबर करिएगा, बराबर यहाँ कितना है, तो m हो गया और गुने 1.2 हो गया। अब कुछ ना करना है, दोनों देने के बराबर करना है। दोनों देने के, देखिए इनने वाला जो क्रिया हुआ उसको हम एक साइड ले लिए, जो इस तरफ फलक्रम से इस तरफ हो गया, और इस तरफ की क्रिया एक बार ले लिए, ठीक है। यहाँ से m जो निकालिएगा तो m आपको देखने को मिलेगा कितना, तो 40 kg। तो हम कह सकते हैं कि संतुलन अवस्था में अगर m का कितना हो गया, तो 40 kg है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी हम समझा देते हैं आपको। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, जो किए वही किया है। यहाँ ले लिया है फलक्रम जो शीशो होता है, 1 मीटर पर कौन सा है, तो 30 kg का है। और ये बताइए कि यहाँ अगर बात करिएगा तो यहाँ 1.2 मीटर पर कौन सा है, तो 15 kg का लड़का है। फिर वही दूसरा तरफ बोला है कि अपोजिट साइड में 1.2 मीटर की दूरी पर एम प्रकार का एक लड़का खड़ी है। तो बल गुने बलबाहु लगाइएगा तो दोनों दिने बैलेंस करना है, इन्ने के बराबर करके बराबर इन्ने के बराबर कर दीजिएगा। तो आपको एम जो देखने को मिलेगा कितना मिलेगा, तो 40 kg मिलेगा। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में की इस प्रश्न में बोला गया है कि एक सेकंड, इसमें कहा गया है कि कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगर हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का अगर हम बात करते हैं तो आपको हम बताए थे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है कौन सा होता है, कैंची होता है। अगर एक पहिया का ठेला का अगर बात करेगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ही हो जाता है। और बर्फ के उठाने की अगर चिमटा का बात करेगा तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और श्रोता का अगर बात करिए, नट क्रैकर का बात करेगा तो ये भी हो जाता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि उस घिरनी प्रणाली सिस्टम की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसकी यांत्रिक लाभ दिया गया है 2.5 और जहां रस्सी 10 मीटर खींचने पर भार है जो 2.5 मीटर ऊपर उठता है। यहाँ आपसे दक्षता पूछा गया है, बोला गया है कि उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसकी यांत्रिक लाभ 2.5 हो और जहां रस्सी का 10 मीटर खींचने पर भार होता है जो 2.5 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो ये बताइए कि यहाँ दक्षता का पूछा है, तो आपको दक्षता निकालने से पहले आपको वेग अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि दक्षता बराबर हम फार्मूला बताए थे कि अगर दक्षता का बात करिएगा तो दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ यहाँ हम बात करेंगे तो ये यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात होता है। अब ये बताइए कि वेग अनुपात होता है, तो वेग अनुपात निकालने के लिए क्या करिएगा, तो वेग रेशियो निकालिएगा। तो वेग अनुपात रेशियो जो होगा, ये बताइए कि हम बोले थे कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये बताइए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी 10 हो गया और भार द्वारा तय की गई कितना हो गया, तो 2.5 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं कि एन होगा जो, ये बताइए यांत्रिक लाभ कितना दिया है, तो 2.5 दिया है, 2.5 हो गया। और ये बताइए कि ये कितना दिया है,
तो ये 4 दिया है और गुणे हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे दक्षता के लिए। तो ये बताइए पॉइंट से जब जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि 25 को 250 और 250 बटा अगर हम 4 करते हैं तो कितना मिलेगा, तो 62.50% मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यांत्रिक लाभ अति जो दक्षता होता है वो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुने 100 होता है। इस तरीका से वेग अनुपात निकालिएगा। वेग अनुपात का हम पहले ही फार्मूला बता दिए थे कि वेग अनुपात जो होता है वो वेग द्वारा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। अभी बताइए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है और भार द्वारा तय की गई दूरी 2.5 है। तो यहाँ से वेग अनुपात निकालिएगा, यांत्रिक लाभ दिया हुआ है, गुने 100 करिएगा तो आपको बहुत आसानी से दक्षता निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि ट्रिक याद रखेगा FLE। अभी बताइए बीच में क्या आना चाहिए, लोड आना चाहिए। बात बाकी कोई भी कहीं भी रहे तो ये बताइए बीच में लोड आता है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि पहिया का ठेला याद रखेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि पहिए का ठेला या व्हील बैरो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आता है। अगर प्लायर का बोलेगा तो प्लायर होता है जो प्रथम श्रेणी में चला जाता है। अगर बोलेगा कि बर्फ उठाने या चिमटी बोलेगा तो चिमटी चल जाता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, और शीशो बोलेगा तो ये चल जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि एक चरखी है जिसकी दक्षता का पता लगाना है, जिसका यांत्रिक लाभ कितना दिया है तो 3.6 दिया है, और जहां से रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार है जो 1.6 मीटर ऊपर चढ़ता है। अब ये बताइए कि दक्षता निकालने के लिए सिंपल हम क्या बताए, फार्मूला बताए थे कि दक्षता अगर बात करेगा तो दक्षता पूछेगा तो बताना है यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात होता है गुने 100 होता है। लिखिएगा, देखिएगा यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुने 100 होता है। अभी बताइए वेग अनुपात नहीं दिया है तो वेग अनुपात निकालने के लिए हम बताए थे कि वेग अनुपात हम VR से डिनोट करते हैं। और ये बताइए कि वेग अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, देखिए रस्सी द्वारा चली गई दूरी कितना है तो 8 है, और ये बताइए भार द्वारा चली गई दूरी कितना है तो 1.6 है। ये अब करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये बताइए कि यांत्रिक लाभ कितना दिया है तो 3.6 दिया है, और ये बताइए कि यहाँ से वेग अनुपात कितना आया तो 5 आया है। इसको जब डिवाइड करिएगा और गुने 100 हो गया, एक जीरो से ई पॉइंट कटेगा तो हम कह सकते हैं कि 360 बटा कितना हो जाएगा, 360 न करके सीधे यहाँ से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा तो 72% आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल जो हम फार्मूला बता रहे हैं उसी पर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा जो प्रश्न दिया गया है तो लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ देख लीजिएगा। एक और दोबारा हम रिपीट भी कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ तो कुछ न करना है, इन बराबर अगर बात करेगा तो ये हो गया यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात हो गया। क्या हो गया, वेग अनुपात। और वेग अनुपात के लिए हम बताए थे कि वेग अनुपात के लिए कुछ नहीं करना है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी 8 हो गया, और ये बताइए भार द्वारा चली गई दूरी 1.6 हो गया। यहाँ से VR जो निकल के आएगा कितना आएगा तो 1685 5 आएगा। अब दक्षता निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि इन बराबर MA बटा VR गुने 100 कर दीजिएगा, दक्षता निकल जाएगा। तो ये बताइए MA कितना दिया है तो 3.6 दिया है। ये बताइए कि वेग अनुपात कितना आया, 5 आया, गुने 100 करिएगा तो आएगा कितना, 72% आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। अगर प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण का अगर बात करिएगा तो प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लायर्स जो होता है वो प्रथम श्रेणी के अति उत्तोलक का उदाहरण है। श्रोता का अगर बात करेगा तो द्वितीय श्रेणी में चला जाएगा। ठेला गाड़ी बात करेगा तो ये भी द्वितीय श्रेणी का चला जाएगा, और आइंस्टाइन होता है जो तीसरी श्रेणी के चला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि किसी भी मशीन का भार L है, अगर भार L हो गया और भार द्वारा तय की गई दूरी है जो LD है, तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, A गुने M होता है, या हम कह सकते हैं बल गुने विस्थापन। तो ये बताइए विस्थापन को क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, S लिखेंगे। ये बताइए FS होता है तो W हो गया। ये बताइए बल कितना लगाया है, L लगाया है,
विस्थापन कितना हुआ है, तो चली गई दूरी बोलेगा तो LD हुआ है। ये बताइए LD हो गया, तो यही आंसर होगा L गुने LD, या हम कह सकते हैं L स्क्वायर गुने D हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा 7 का, देखिएगा। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L गुने LD हो गया, L गुने LD हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि क्लास 1 लीवर का अगर बात करिएगा कि क्लास 1 लीवर में प्रत्ययन, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न का मतलब क्या होता है प्रयास, और इसी को बल से भी हम डिनोट करते हैं। तीनों नाम इसी का है, प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, बल कह लीजिए, या आयास कह लीजिए, आयास कर लीजिए, 4 नाम होता है। तो समझ जाइएगा, प्रयत्न हो गया, प्रयास हो गया, बल हो गया और आयास हो गया। बोला है कि क्लास 1 लीवर की प्रत्ययन दिशा होती है। तो अगर क्लास 1 लीवर का अगर प्रत्ययन का दिशा का अगर बात करते हैं तो वो एक ही दिशा की तरफ होता है। प्रत्ययन किस दिशा तो होता है, तो एक ही दिशा। जैसे यहाँ सिंपल बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ प्रयास लेते हैं, ई फलक्रम हो गया, यहाँ लोड हो गया और ये फट हो गया, तो जब यहाँ से फट लगाइएगा तो एक ही डायरेक्शन में लगाइएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्ययन लगेगा वो सिर्फ एक दिशा में ही लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सरल मशीन के वेग अनुपात मशीन द्वारा तय की गई दूरी और तय की गई दूरी का अनुपात होता है। ये बताइए कि हम जस्ट बताए थे कि वेग अनुपात VR जो बोलेगा, VR बताए थे कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। ये बताइए प्रयास द्वारा चली गई दूरी हो गया और भार द्वारा चली गई दूरी थी। यहाँ प्रयास कर लीजिएगा और यहाँ भार कर लीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 5 यूनिट प्रत्ययन मतलब प्रयास किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है, तो प्रत्ययन और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। तो इस मशीन की दक्षता क्या होगा? तो दक्षता बराबर हम बताए कि दक्षता निकालिएगा तो यांत्रिक लाभ हो गया, तो यांत्रिक लाभ को हम ए में लिखेंगे, और ये बताइए वेग अनुपात को हम क्या लिखेंगे? तो VR लिखेंगे। अब यहाँ से समझिएगा कि 5 यूनिट है जो प्रत्ययन है, ठीक है, और 10 यूनिट लोड है। अब यहाँ से आपको दोनों निकालना होगा, एक तो यांत्रिक लाभ भी निकालना होगा और एक वेग अनुपात भी निकालना होगा। दोनों निकालने के बाद आपको ही दक्षता निकाल सकते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ से पहले हम अगर यांत्रिक लाभ का अगर हम बात करते हैं कि यांत्रिक लाभ कितना होगा, तो यांत्रिक लाभ के लिए हम बताए थे, शुरुआत में ही हम लिखा दिए थे, क्योंकि शुरुआत में इसलिए लिखाए थे कि यहाँ स्पेस कम है और यहाँ बताने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम पहले बता दिए थे कि यांत्रिक लाभ का अगर बात करेगा तो ए में याद रखेगा कि L/A होता है, एक सेकंड, L/ अगर बात करेगा तो L/E होता है, और यहाँ जो होता है FE/FL होता है, समझिएगा। अब ये बताइए, ये हो गया भार और ये हो गया आयास, और ये हो गया भार भुजा, तो आयास भुजा, ये हो गया भार भुजा, ये हो गया मैकेनिकल का। अब ये बताइए कि हमको दिया गया कोई चीज़, तो लोड दिया है तो 5 यूनिट प्रत्ययन हो गया, तो ये तो आयास हो गया, और 10 यूनिट लोड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि MA जो हमको आएगा वो लोड कितना दिया है, तो 10 यूनिट दिया है, और ये बताइए प्रयत्न मतलब आयास कितना दिया है, तो 5 यूनिट दिया है, तो MA कितना निकल के आ जाएगा, तो MA आ जाएगा 2, MA कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन निकाल लिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे कौन सा, तो यहाँ से निकालेंगे VR निकालेंगे, वेग अनुपात का अगर हम बात करते हैं। तो वेग अनुपात निकालने के लिए हम बोले थे कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो ये बताइए प्रयास द्वारा चली गई दूरी 50 है, और ये बताइए कि भार द्वारा चली गई दूरी 20 हो गया, तो 50/20 अगर हम करेंगे तो 5/2 यहाँ A आ गया। अब सिंपल N बराबर लगा दीजिए। दक्षता का अगर बात करेगा तो यांत्रिक लाभ कितना हो गया 2, और A कितना हो गया, वेग अनुपात 5/2, तो 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ ऊपर 2 चला गया। अब गुने क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। अब ये बताइए कि यहाँ हो जाएगा B500, तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक जो लाभ देखने को मिला वो कितना देखने को मिला है, तो 80% देखने को मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सोल्यूशन के माध्यम से थोड़ा लेंदी देता है सोल्यूशन में, कहीं कहीं क्वेश्चन है जो सटीक भी सोल्यूशन दिया है, और बाद बाकी कुछ ऐसा भी आएगा जो लेंदी देगा, तो जो हम समझाएं वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव को कारण मशीन का कार्य आउटपुट इन कार्य इनपुट से क्या होता है। सिंपल समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट होता है, चाहे कार्य इनपुट के क्या होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि आप कार्य जो किए वो 50 यूनिट काम किए,
ठीक है। तो 50 यूनिट आप इनपुट दिए, इनपुट कितना दिए तो 50 इनपुट दिए, ठीक है। अगर आउटपुट का अगर बात करेगा तो हमेशा आउटपुट क्या होता है कि इनपुट से कम ही निकलता है, चाहे तो 49 निकल जाए या 49 पॉइंट कुछ निकल जाए या 48 निकल जाए, कभी भी 50 नहीं आएगा। मतलब इनपुट बराबर उतना आउटपुट नहीं मिल सकता है। ऐसा ना हो कि इनपुट 50 लगाएं और आउटपुट भी 50 आ जाएगा। एक काम जो होता है वो होता है किसमें, तो आइडियल या आदर्श मशीन में होता है, जो काल्पनिक होता है, जो संभव नहीं है। तो वही यहाँ क्वेश्चन में भी कहना चाहता है कि कार्य करते समय जब घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट है, जो कार्य इनपुट से क्या होता है तो हमेशा क्या होता है तो कम होता है, हमेशा क्या होता है कम होता है। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा इसका कौन सा, तो हमेशा कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल से फिर से भी हम समझा देते हैं। इसे ये बताइए कि अगर आप इनपुट दिए 25 यूनिट, ठीक है, अगर आप 25 यूनिट दिए और आउटपुट अगर भी 25 यूनिट आ गया, तो ये किसके लिए होता है, तो यह आदर्श मशीन के लिए होता है, जो वास्तविक में संभव नहीं है, मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ आदर्श मशीन नहीं दिया, बोला घर्षण के प्रभाव के कारण, तो घर्षण के कारण कुछ न कुछ लॉस होगा। तो यहाँ 25 यूनिट दिए थे तो 25 से कुछ कम ही देखने को मिलेगा हमेशा के लिए, इसलिए हमेशा के लिए क्या होगा तो आउटपुट होगा जो इनपुट से कम होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी मशीन की दक्षता कभी भी नहीं हो सकती। तो हम बताए थे कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% कभी भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आइडियल गैस का अब हम बात करेंगे आदर्श मशीन का। तो आदर्श मशीन का 100% होता है जो संभव नहीं है, ठीक है। तो आदर्श मशीन का पूछेगा तो 100% होता है, लेकिन किसी भी मशीन की दक्षता 100% से हमेशा क्या होता है तो कम होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कोई लोड, अगर हम बात करते हैं कि कोई लोड उठा पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो कोई लोड उठाने के लिए या कोई लोड उठा पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो बल को हम प्रयत्न कहते हैं। जैसे ये बताइए, कोई भी लोड उठाइएगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, ये बताइए यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है, तो एल बटा ई होता है, या हम कह सकते हैं एफ ई बटा एफ एल होता है। ये हो गया भार बटा आयास, और ये हो गया आयास भुजा बटा भार भुजा। अभी बताइए कि लोड के द्वारा बोला है कि यदि कोई भी लोड उठाने के लिए, ये लोड उठाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से प्रयास लगाते हैं, तो प्रयत्न को ही हम क्या बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। अगर क्लास 2 लीवर का अगर हम बात करते हैं तो क्लास 2 लीवर में हम बताए थे कि ट्रिक होता है FLE, लोड बीच में आना चाहिए वही सही होगा, लोड बीच में आना चाहिए वही सही होगा, ठीक है। तो ये बताइए यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ यांत्रिक लाभ के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं, समझिएगा। यांत्रिक लाभ अगर पूछेगा तो आप अगर कहीं भी बेसिक पढ़े होंगे तो वहाँ भी बताया गया होगा, लेकिन यहाँ शॉर्टली हम बता देते हैं। अगर क्लास 1 लीवर में बोलेगा कि 1 लीवर में यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो ये 1 लीवर में 1 होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास 1 लीवर में 1 के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन वही अगर क्लास 2 में बोलेगा दूसरा लीवर में, तो हमेशा के लिए 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। अगर तृतीय श्रेणी को तुलक बात करेगा तो इस हमेशा के लिए 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि तृतीय होता है जो 1 से छोटा होता है, द्वितीय होता है जो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और प्रथम श्रेणी को तुलक में यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं कि क्लास 2 लीवर का देखिएगा कि कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक होता है। ये बताइए प्रयत्न मतलब प्रयास जो होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है। ये बताइए कि इफर्ट जो होता है वो लोड और किसका, आधार के बीच में होता है। तो ये बताइए इफर्ट किस में आया था, तो FLE आ गया तृतीय में, तो ये भी गलती हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि आधार मतलब फलक्रम है जो प्रत्ययन और प्रत्ययन के नजदीक होता है, तो इसको कुछ तरीके के लिए पेंडिंग में डाल दीजिए। अगला देखिए, लोड होता है जो प्रत्ययन और आधार के बीच में होता है। तो ये बताइए लोड हो गया, और प्रत्ययन मतलब इफर्ट हो गया, और आधार मतलब हो गया फलक्रम हो गया। तो ये बताइए हम बोले थे ना कि FLE कहीं भी लोड आएगा बीच में तो द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक हो गया। तो देखिए यहाँ लोड बीच में आ गया, बोला है कि लोड होता है जो प्रत्ययन और आधार के बीच में होता है, तो ये सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सिंपल समझिएगा, कभी भी कोई अगर ऑप्शन आपको छांटना हो, सही पूछे। अगर कोई कंफ्यूज किया है कि ये ऑप्शन हम नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे देखिए सी दिया था जो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको कुछ देरी के लिए स्किप करके अगले ऑप्शन चेक करिएगा। जो आपको करेक्ट एकदम लगेगा उसको आपको मारना है। तो देखिए डी है जो एकदम क्लियर कट यहाँ आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्लास 3 लीवर का हम क्या बताए थे कि एफ एल ई हो गया। अभी बताए क्लास 3 लीवर में इफर्ट बीच में आना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि इफर्ट और बाद बाकी एफ और एल कहीं भी रहे, जरूरी ना है इस तरीका से भी रह सकता है कि ए लेने रहेगा एफ एने आएगा, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, इफर्ट आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, इफर्ट आना चाहिए। तो ये बताइए कि आधार, ठीक है, लोड और प्रत्यय के बीच में होता है, तो ये बताइए आधार होता है कौन सा, तो आधार होता है जो लोड और प्रत्यय। अब लोड तो हो गया ये और प्रत्यय हो गया कौन सा, तो प्रत्यय हो गया इफर्ट, तो बीच में होता है, तो ये भी गलत दिया है। बोला है कि आधार है जो प्रत्यय के नजदीक होता है, तो ये भी गलत है। बोला कि प्रत्यय कौन सा, मतलब इफर्ट लोड और आधार के बीच में होता था, सही बोला है कि देखिए प्रत्यय मतलब इफर्ट हो गया, यहाँ प्रयास हो गया। देखिए लोड और अति फलक्रम और लोड के बीच में होता है, तो बोला है कि लोड जो अति प्रत्यय जो होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है। प्रत्यय जो होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है। अगर क्लास 1 लीवर का अगर बात करिएगा तो इसमें कैंची जो हो जाएगा वो क्लास 1, अच्छा 1 लीवर नहीं है जो पूछा है। तो ये बताइए श्रोता हो गया द्वितीय में जाता है, ठीक है। अब सीसो बात करेगा तो प्रथम में जाता है। चिमटा प्लायर्स हो गया प्रथम में जाता है। ये चिमटा यहाँ कहेगा गलत है, प्लायर्स जाता है प्रथम में, लेकिन चिमटा किस में चला जाता है, तो तृतीय में चला जाता है, ठीक है। कैंची का अगर बात करेगा तो ये भी प्रथम में जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्रोता जो जाता है वो किस में जाता है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि क्लास 3 लीवर में प्रत्यय मतलब इफर्ट हो गया जो भार की दिशा में होता है। तो क्लास 3 लीवर का अगर बात करेगा तो देखिए एक फर्स्ट लीवर हो गया, द्वितीय लीवर हो गया और तृतीय लीवर हो गया। अगर बात करेगा कि इसमें जो होता है वो अपोजिट होता है। अगर हम बताए थे कि फलक्रम यहाँ हो गया, ये लोड हो गया और यहाँ इफर्ट हो गया। अब ये बताइए कि इफर्ट और लोड के बीच में अगर पूछेगा डायरेक्शन तो ये होता है विपरीत। अगर इफर्ट लगाइएगा नीचे की ओर तो लोड जाएगा ऊपर की ओर, इफर्ट लगाइएगा नीचे तो लोड जाएगा ऊपर। लेकिन ये दोनों का अगर बात करेगा तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास 3 जो लीवर है वो विपरीत दिशा या लोड पर निर्भर नहीं करता, समान दिशा में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, 17 हो गया, 18 देखिएगा। 18 में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि उत्तोलक को में बीम को पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। बोला गया है कि उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए, यहीं से पॉइंट पकड़ाएगा कि बीम को पकड़ने के लिए, हमको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए हम हाथ का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम बताए थे कि जो हाथ होता है वो मनुष्य का हाथ होता है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब तृतीय उत्तोलक हम बनाएंगे तो हम बताए थे कि ट्रिक याद रखेगा एफ एल ई। अब तृतीय में कौन सा आ रहा है, तो ई आ रहा है, मतलब इफर्ट आना चाहिए बीच में। अब ये बताइए यहाँ इफर्ट अगर हम बीच में रखते हैं और बाद बाकी कहीं भी रख दें, एफ यहाँ रख देते हैं और एल यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अब सही करने के लिए बोला है कि बल भुजा। अभी बताइए बल भुजा है, यहाँ हो गया बल भुजा, देख लीजिएगा बल भुजा हो गया। तो बोला है कि बल भुजा हमेशा, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो ये बताइए कि बल भुजा की हम लंबाई, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक होता है। बोला गया है कि बल भुजा की लंबाई, तो ये बताइए कि बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से, भार भुजा की लंबाई से क्या होता है, तो अधिक होता है। तो ये गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगला देखिएगा, ये बताइए कि बल भुजा की लंबाई है जो भार भुजा की लंबाई से क्या होता है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल समझिए। ये बताइए, यांत्रिक लाभ में हम क्या बताए थे कि मैकेनिकल इनर्जी जो होता है, अगर बात करिएगा तो हम बताए थे कि एफ ई बटा एफ एल हो गया। अभी बताइए, ये हो गया प्रयास भुजा, ये हो गया भार भुजा। अभी बताइए प्रयास भुजा भार भुजा, अगर नीचे बड़ा आएगा और ये हो गया छोटा, तो हम तृतीय में बताए थे कि हमेशा यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। यांत्रिक लाभ जो होता है क्या होता है, 1 से छोटा। तो यांत्रिक लाभ 1 के छोटा के लिए हम कह सकते हैं कि बल भुजा की लंबाई, ये बताइए देखिए, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होता है। भार भुजा की लंबाई से, देखिए बल भुजा की लंबाई हो गया, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से क्या होता है, कम होता है। बल भुजा की लंबाई जो होता है वो भार भुजा की लंबाई से हमेशा कम होता है। बल भुजा की लंबाई कौन हो गया, ये हो गया, और भार भुजा की लंबाई ये हो गया। तो बोला है कि बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से हमेशा क्या होता है, कम होता है। अभी बताइए, हमेशा कम जब होगा और नीचे बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो जो मिलेगा यांत्रिक लाभ वो क्या मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। अगर तृतीय श्रेणी का अगर हम बात करते हैं तो तृतीय श्रेणी में चिमटा जो आ जाता है वो चिमटा भी आ जाता है तृतीय श्रेणी का। स्टेपलर भी होता है जो तृतीय श्रेणी का होता है। हॉकी का अगर बात करेगा तो हॉकी भी तृतीय श्रेणी का आता है। तो एक पहिया का ठेला जो होता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। एक पहिया का ठेला किस में जाता है, तो द्वितीय श्रेणी में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इसमें अगर सिंपल मशीन का अगर बात करते हैं तो सिंपल मशीन में आपको 40 से 42 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन मान लीजिए, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करवाए हैं और इसी के साथ 20 क्वेश्चन का एक लेक्चर और जाएगा इसमें, और अगला लेक्चर के बाद ये सिंपल मशीन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।